हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीपन सिंह। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया कि आपका रेगुलेशन 35M1 दो पार्ट से बना हुआ है। उसमें एक पार्ट बिल्कुल फिक्स्ड है, अंगद वाला पैर है, जमा हुआ है, उसको उखाड़ा नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, सुधार नहीं किया जा सकता, केवल और केवल या तो पार्लियामेंट के द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, भारत सरकार की अनुमति और आरबीआई की सलाह के साथ, या फिर कोर्ट के द्वारा। और एक पार्ट ऐसा है उसमें कि उसकी ऑपरेटिव मैकेनिज्म है कि उसको लागू कैसे किया जाएगा। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, फिक्स्ड है, ये नॉन डायनेमिक, ये नॉन निगोशिएबल है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इस सेंटेंस में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो फाइनल है, बाइंडिंग है, एनफोर्सिबल है। लेकिन अपडेशन के लिए कोई मैकेनिज्म है एज पर द फॉर्मूली गिवन इन अपेंडिक्स 1, ये निगोशिएबल है। जैसे जैसे बेस सेटलमेंट आएगा इसका फॉर्मूला बदलता चला जाएगा। दोस्तों, इन्हीं संदर्भ में बात करते हुए आज हम तीसरा पॉइंट उठाते हैं कि जब रेगुलेशन है तो क्या आप इसे बेस सेटलमेंट में रेजिड्यूअल इश्यूज में रख सकते हो या नहीं। निर्णय आपका है, हम आपके सामने केवल फैक्ट्स रखेंगे। और इन्होंने रेजिड्यूअल इश्यूज में रखा, क्या नीयत थी, क्या इंटेंशन थी तो ये जाने, लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ यह भी निकलता है कि शायद इसके इंप्लीमेंटेशन को रोक रहे थे। दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि ये सहमत हैं कि रेगुलेशन है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए और कई चीज़ों पर विचार करते हुए इसको कैसे लागू किया जाए, इसलिए रेजिडुअल इश्यूज में रखा गया। लेकिन वो खुला हुआ नहीं है, कुछ भी वो गुप्त है, इम्प्लाइड है। दोस्तों, आज इसी के ऊपर हम न्यूट्रल लीगल एनालिसिस, हम किसी की नहीं कहेंगे न्यूट्रल, लेकिन लीगल होगा, विश्लेषण करेंगे हम किसका, ट्रीटमेंट ऑफ रेगुलेशन 35(1) का इन द सक्सेसिव बेस सेटलमेंट्स। Regulation 35(1) of the Bank Employees Pension Regulation 995 derives its force from the statutory power under the relevant banking legislation and once the duly notified। इसकी जो ताकत है, इसकी जो फोर्स है, इसकी जो माइट है, वो आई आपका नेशनलाइजेशन एक्ट 1970 से और इसके नोटिफिकेशन से। जैसे ही नोटिफाइड हुआ लॉ बन गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, वो मैंने आपको बता दिया है। पजेज लीगल कैरेक्टर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ बाईपार्टाइट बेस सेटलमेंट, और ये बाईपार्टाइट बेस सेटलमेंट से एक अलग डिस्टिंक्ट स्पष्ट किस्म का रेगुलेशन है। बेस सेटलमेंट अलग चीज है और ये अलग चीज है। कंसिक्वेंटली a plausible legal argument is that operation or amendment of a statutory regulation cannot or be made contingent upon collective bargaining। और जो आपका रेगुलेशन है उसमें आप किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलेशन को आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से चेंज नहीं कर सकते हो। उसको यदि चेंज करना है तो केवल और केवल पार्लियामेंट करेगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक प्रोसेस है उसके माध्यम से करेंगे, या फिर कोर्ट करेगा। अनलेस द गवर्निंग स्टैट्यूट और रेगुलेशंस देमसेल्व्स ऑपरेट, जब तक के जो आपका स्टैट्यूट है, जो एक्ट है, ऐसा नहीं कहता है। तो एक्ट 1970 में तो ऐसा कहीं नहीं कहा है कि रेगुलेशन है इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग से इसको अमेंड किया जा सकता है, कहीं नहीं कहा है। अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग किसका है, आपका रेजिडुअल इश्यूज का, और रेगुलेशन किसका है, एक्ट 1970 का। ये दोनों चीज़ अलग अलग है। At the same time, Indian Banks Association and the union constituting the United Forum of Bank Union (UFBU) have in successive base settlement treated pension updation as a residual issue। IB और UFBU ने पेंशन अपडेशन को रेजिडुअल इश्यू या अनरिजॉल्व्ड इश्यू बना दिया फर्दर डिस्कशन के लिए। रेजिडुअल में रखोगे डिस्कशन होगा, न्यूज़ होगा, देयर पोजीशन में बी अंडरस्टूड। अब क्यों रखा,
इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, भाई रेजिडुअल स्विच क्यों रखा। तो कहते हैं देयर पोजीशन में बी अंडरस्टूड एज रिफ्लेक्टिंग ए व्यू, शायद वो कहना चाहते हैं इवन वेर स्टेटरी फ्रेमवर्क है कि ये कहना चाहते हैं हाँ स्टेटरी फ्रेमवर्क है, इसके दो पार्ट हैं। स्टेटरी फ्रेमवर्क जो बदलेगा नहीं, एक पार्ट ऐसा भी है जो बदलेगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और द मैनर ऑफ गिविंग इफेक्ट टू पेंशन रिवीजन में रिक्वायर फर्दर कंसर्न। लेकिन इसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत है, तो बहुत ज़रूरत है। नीगोशिएबल पार्ट है उसमें एक, जब जब बेस सेटलमेंट होगा उसकी मैकेनिज्म नई तरीके से डिसाइड होगी। शायद इसके लिए रेजोल्यूशन में रखा, या इस पूरे रेगुलेशन को ख़त्म करने की नीयत से ने रेजोल्यूशन में रखा। अब ये तो पता है किया इन्हें कुछ भी नहीं। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो बहुत गहरी बातें हैं। रेजिड्यूल में क्यों रखा, पेंशन अपडेशन रोकने के लिए रखा। मैं ये समझता हूँ कि पेंशन अपडेशन रोकने रखा क्योंकि जब आईबीए ने यह कहा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन इन द रेगुलेशन, तो इनकी नीयत थी कि इसको रोक लिया जाए, इसलिए नहीं रखा। अपडेशन है, इसको कैसे लागू करें, इसलिए रेजिड्यूल में नहीं रखा, रोकने की नीयत से रखा। द रिजल्टिंग टेंशन इज बिटवीन टू लीगल कंसेप्शंस, और ये जो युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है, दो मत हैं यहाँ पे, दो वैधानिक मत हैं। वन एम्फसाइजिंग द मैंडेटरी एंड सेल्फ एग्जीक्यूटिव नेचर ऑफ ए नोटिफाइड रेगुलेशन, जो रेगुलेशन नोटिफाइड है, अधिसूचित है, वो मैंडेटरी एंड सेल्फ एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें, उसको लागू कीजिए, एक बात इसमें झगड़ा है। और दूसरा एंड द अदर एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड डिटरमिनिंग, और दूसरा जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। इन दोनों में युद्ध है। एक कह रहा है नहीं मैं दादा हूँ, और दूसरा कह रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग से हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। शुरुआत की बात है, कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टेटरी नहीं है। उसके बाद द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इश्यू अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन, अब इसका हम रेजोल्यूशन हल निकालें, समस्या का समाधान निकालें तो कैसे निकालें, तो ये डिपेंड करता है किस पर, ऑफ दिस अल्टीमेट डिपेंड्स अपॉन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेलिवेंट स्टेटरी प्रोविजन। कोर्ट में केस चला हुआ एमसी सिंगला ये करेगा डिसाइड, रेगुलेशन है इसका डिसाइड कोर्ट करेगा। द टेक्स्ट ऑफ द रेगुलेशन 35(1), रेगुलेशन 35(1) का जो टेक्स्ट है यानी जो वर्डिंग है, मैंने बताया ना आपको, लिटरल इंटरप्रिटेशन, टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन जो 5 तारीख को हुआ था, उसने बताया कि इसमें अपडेशन है। उसके अलावा जो आएंगे लिबरल और हारमोनियस, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं, बिल्कुल ये सिद्ध करके बता देंगे हाँ इसमें अपडेशन है, इसे कोई नकार नहीं सकता। एंड द सराउंडिंग regulatory system until a final authoritative pronouncement is made. The inclusion of the matter in residual issues should be viewed as a subject of genuine legal controversy rather than as a conclusive evidence that either side is correct. और ये लीगल कंट्रोवर्सी है, इसको रेजिड्यूल में रखना, कंक्लूसिव नहीं है। दोस्तों, इस इंटरप्रिटेशन देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इन्होंने एक रेगुलेशन जो पेंशन अपडेशन पे है उसको रेजिड्यूल सूची में रखा। नीयत इनकी थी कि इनका पेंशन अपडेशन नहीं हो जाए और ये मामला हमारे बीच में अटकता रहे, ये नहीं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और जब इस नीयत से रखा इन लोगों ने रेगुलेशन को, जिस नीयत से रखा, तो इसका तो डिटर्मिनेशन कोर्ट करेगा, ना तो आईबीए कर पाएगा और न यूएफबी कर पाएगा तो और कोई कर पाएगा। इसका डिसीजन कोर्ट लेगा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही होगा, और इसका एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाएगा जब ये केस हमारे फेवर में आएगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, ये लीगल बातें हैं, इन लीगल बातों को लीगल हिसाब से ही समझा जा सकता है। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पष्ट करके आपको समझा दूँ और आप शायद समझ जाएं, लेकिन अब तक हम जो मार खाते रहे केवल और केवल ऐसे लोग इन चीज़ों को इंटरप्रेट करते रहे, उनको पता ही नहीं था कि इंटरप्रेटर होता क्या है, वो गलत इंटरप्रिटेशन करते रहे, इसलिए हम फंड थ्योरी चलाते रहे, कोई रेगुलेशन नहीं, हम ये भी चलाते रहे। एक्ट 1970 को साइड में डाल दिया गया जो अब पूर्ण रूप से हावी है। और अभी मैंने देखा कि जॉइंट नोट जो करते हैं ऑफिसर, आईडीए एक्ट 1947 में नहीं आते, ये जॉइंट नोट आया कहाँ से, और इसको ये जॉइंट नोट करने के बाद 1970 एक्ट में ये नोटिफाइड भी नहीं करते। आप पता नहीं ये कौन सी प्रक्रिया है,
इसको यही जाने। खैर आगे चल के देखेंगे क्या होता है, अभी तो मैंने बात कर रही। और आपको हमारे चैनल से लीगल इंटरप्रिटेशन, लीगल बातें और केसेज मिलते रहेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा एम सिंगला वाला केस, उसके बाद भी विभिन्न विषयों पर जो बैंक पे से संबंधित है लीगल इंटरप्रिटेशन मिलते रहेंगे। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।